नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात कांग्रेस की करेंगे आज। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से एक CWC की बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 5 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा मनरेगा के लिए, मनरेगा को बचाने के लिए। मनरेगा कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कांग्रेस के दिल में बैठी हुई मनरेगा है। इस मनरेगा को ले आने के लिए कांग्रेस ने और खास तौर पर तत्कालीन सरकार ने और उसमें भी सोनिया गांधी ने काफी मशक्कत की थी। लिहाजा आज की कांग्रेस के लिए मनरेगा एक बड़ा लक्ष्य बन गया है कि उसको किस तरह से वापस हासिल किया जाए। 5 जैसा मैंने बताया कि 5 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बीच में उस घोषणा के ठीक पहले, CWC की बैठक के ठीक पहले, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कि वो RSS और बीजेपी के संगठन की मजबूती और उसकी कार्यप्रणाली को दर्शा रहे थे। कहीं न कहीं से ये समझा गया कि इसका इशारा, उनका इशारा साफ तौर पर और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन को लेकर के है। कांग्रेस संगठन की जो स्थिति है, जो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली आ रही है। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस ने 2025 को सृजन वर्ष घोषित किया गया था। कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्षों को एक नई ताकत देने की बात हुई। पूरे देश भर में जिलाध्यक्ष बदले गए, कहा दावा यही किया गया। हालांकि बहुत जगहों पर, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस की जो जिला और महानगर की इकाइयां थी वो यथावत है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बल्कि ये कहें कि जो पूर्व में जिला और महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने नई ताकत मिलने के बाद से उन पुराने कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपनी मनमानी पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश में जो काम लटका हुआ था, किन्हीं आयातित लोगों के चलते प्रियंका गांधी को भी यहां से वो सफलता नहीं मिल पाई जिसके लिए तमाम कोशिशें की गईं और उन्हें तुरुप का पत्ता मान करके उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना करके भेजा गया था। खैर, बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश भर की है। और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, पूरे देश में अगर बातचीत करें तो केवल 3 जगह, 3 राज्य ही ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। चाहे वो आप कर्नाटक का नाम लीजिए, तेलंगाना का नाम लीजिए और हिमाचल प्रदेश का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी पहल की, अपनी संसद के भीतर अपनी संख्या बढ़ाई, 100 तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद के जो परिणाम राज्यों में चुनाव को लेकर आए सामने, वो चाहे जिस तरह से भी हो, वो चुनाव चोरी हो, वोट चोरी हो, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन
लेवल तो यही लगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से एक पर एक, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, 4 राज्यों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। और अब फिर से नया साल आ चुका है 2026, और आज ये साल और अगला साल 26 और 27 लगातार चुनावों का ही सवाल है। पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश को भी ले लीजिए, पंजाब भी है, उसके बाद उत्तराखंड भी है। यानी कि एक सिरे से चुनाव दर चुनाव विधानसभा के होने हैं। और जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पहले दिग्विजय सिंह ने नेतृत्व को आईना दिखाने की कोशिश की, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद, वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बावजूद, कांग्रेस और वामपंथी दल पश्चिम बंगाल के लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं। अब वहां सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में रह गई है। ममता बनर्जी को वैसे भी इंडिया गठबंधन से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए तो वो पहल कर सकती हैं, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलनी नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी साहब, जो 2024 के पहले तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कोई पद उस ढंग से सत्तारूढ़ दल ने कभी उन कांग्रेस को दिया नहीं, क्योंकि ये बार बार कहा जाता था कि कांग्रेस के पास प्रतिपक्ष का नेता का पद हासिल करने लायक वोट नहीं है, सीटें नहीं हैं। और वो सीट आई इस बार 2024 के चुनाव में, जिसमें अधीर रंजन चुनाव हार गए अपनी सीट से और विपक्ष के नेता के तौर पर, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सामने आए। अब इन तमाम जिलों में चुनाव होने हैं और उस चुनाव के पहले एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है। मौजूदा सत्तारूढ़ दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर के और कहीं न कहीं इसे पीछे से जो उनकी पितृसत्तात्मक संगठन है, संस्था है, आरएसएस, वो भी उसने ये तय कर लिया है कि अब और किसी को सत्ता में बैठने नहीं देंगे। साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो, हम सब कुछ अपनाएंगे। लोकतंत्र केवल जुबान से बोलेंगे, संविधान केवल जुबान से बोलेंगे, क्योंकि न संविधान से कोई सरोकार है, न लोकतंत्र से कोई सरोकार है। पूरी तरह से तानाशाही की ओर ये देश बढ़ चुका है। इसी के तहत एसआईआर भी है, वोट चोरी भी है। तमाम उदाहरण पेश करने के बावजूद, तमाम सबूत देने के बावजूद चुनाव आयोग चिकना घड़ा बना हुआ है। उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में अब तो संसद में भी चुनाव 2024 का जिस ढंग से हुआ और जिस ढंग से
भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। उसके बावजूद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है सो कर रही है। उसे आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तभी तो मनरेगा जैसे कानून को मिटा दिया गया, हटा दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 5 तारीख से अगर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने निकलेगी तो क्या पूरी कांग्रेस पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर जो कांग्रेस है, जिसको कि ये बताया गया, कांग्रेस नेतृत्व ने ये कहा कि 2025 में सब कुछ ठीक कर दिया गया है, गठबंधन संगठन मजबूत हो चुका है, नए अध्यक्ष भी आ चुके हैं, नई कमेटियां भी जिलों में गठित हो चुकी हैं, क्या वो सड़क पर निकल करके सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ मोर्चा बनाने में सक्षम है? अगर नहीं है तो ये आखिर होगा कैसे? ये आंदोलन सफल कैसे होगा? हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्वतः स्फूर्त, चूंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसका कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है। ग्रामीण जनता जिनके अधिकार छीने गए हैं, जिनकी रोजी रोटी पर लात मारी गई है, अगर उन्हें समझाया जा सका तो वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। लेकिन इसके लिए संगठन तो होना चाहिए। पार्टी उन ग्रामीणों तक पहुंच तो पाए जिनके हाथों से उनके काम का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन यहां तो अंदर ही अंदर जो कलह मची हुई है, चाहे वो शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, अधीर रंजन चौधरी हो, ऐसे तमाम लोग हैं, आप मनीष शर्मा, तमाम नाम गिनते चले जाएं तो कहीं न कहीं दबे कुचले अब तक जो चुप मार करके बैठे थे वो भी अब बहुत दिनों तक चुप लगा करके बैठने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग, जैसा नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के जीतने के बाद कहा था कि कांग्रेस में एक विभाजन होने वाला है, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़ करके चले जाएंगे या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ करके चले जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी के भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, उनसे क्या बातचीत हुई इसे लेकर के भी, हालांकि उनका यही कहना था कि मैं अपने क्षेत्र पश्चिम बंगाल के लोग, जो बंगाली लोग हैं, उनका जो देश भर में अलग अलग राज्यों में उनके साथ जो हिंसा हो रही है उस मुद्दे को लेकर के गए थे। लेकिन इसके लिए कोई पार्टी का सदस्य, वरिष्ठ सदस्य दूसरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जाकर के मिले, बिना अपने नेतृत्व को संज्ञान में लिए, बिना अपने नेतृत्व को बताए, ये पार्टी नेतृत्व के लिए एक सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। मुद्दे बहुत से हैं, नेतृत्व पर ही हमला शुरू कर दिया है इन लोगों ने। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाना था, इसका निर्णय हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था राजस्थान में, तो वो अब तक ऐसा क्यों नहीं हो सका, उसका गठन क्यों नहीं किया जा सका? जिलाध्यक्षों को जो शक्ति दी गई थी
क्या उनके हाथ आज भी वास्तव में बहुत मजबूत हो चुके हैं, वो ताकतवर हो चुके हैं? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी इस देश में जहां अंदरूनी लोकतंत्र भी था, विकेंद्रीकरण भी था। राहुल गांधी खुद आज भी विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं, केंद्रीयकरण की मुखालफत करते हैं। बावजूद इसके सब कुछ केंद्रीकृत होता चला जा रहा है और सबसे बड़ा हमला कांग्रेस महासचिव संगठन को लेकर के है। और ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है, कोई नया सवाल नहीं है कि आखिर राहुल गांधी किसी वेणुगोपाल के ऊपर इतना आश्रित क्यों हो गए। वो कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को स्लीपर सेल कह करके उन्हें बाहर करने की बात करते हैं, संगठन में फेरबदल करने की भी बात करते हैं, लेकिन जब बात केसी वेणुगोपाल की आती है, उनके ऊपर जो भी चोट करता है वो राहुल गांधी उसे अपने ऊपर हमला मान लेते हैं। ऐसा क्यों? ये तो वही राहुल गांधी है ना जो बार बार ये कहा करते थे कि मैं अपनी मां की तरह गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो आखिर अब क्या हो गया है? वो क्यों आश्रित हो गए हैं? क्या वो नहीं देख पा रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण की जो एक योजना थी, जो एक परिदृश्य ऐसा कांग्रेस के भीतर दिखाई देता था, वो परिदृश्य आज क्यों उन्होंने समाप्त कर दिया है? सारे फैसले किसी वेणुगोपाल ही क्यों लेंगे? राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में किसी वेणुगोपाल ही क्यों सारे फैसले लेंगे? हर किसी को केसी वेणुगोपाल से ही क्यों बात करनी पड़ती है? वही जिसे चाहेंगे वो गद्दी पर बैठेगा, उसे वो पद मिल जाएगा, जिसे वो नहीं चाहेंगे। आखिर उनका जनाधार है क्या? किसी वेणुगोपाल को माइनस क्यों नहीं किया जा सकता है? अब तो धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे 85 के आसपास पहुंच रहे हैं उम्र के पड़ाव पर। लगभग 2 साल हो गया अध्यक्ष हुए। नए चुनाव की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। नई कार्य समिति, नई कार्यकारिणी का गठन भी होना होगा। चुनाव होगा तो चुनाव हो कहां रहे हैं कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस के भीतर जो परिपाटी थी नीचे से ऊपर जाने की, उसको ध्वस्त करके ऊपर से आदमियों को थोपा जाने लगा। वो प्रक्रिया आखिर कब बंद होगी? अगर वो प्रक्रिया बंद नहीं होती है तो कांग्रेस केंद्रीकरण के मार्फत कितनी मजबूत हो पाएगी? और अब जो स्थिति बन गई है, राज्य दर राज्य, राज्य दर राज्य, जिस तरह से कांग्रेस को हार मिल रही है, आप हो सकता है कि 2029 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बनती है। कोई भी बिल आता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला करके पारित भी होता है। राज्य दर राज्य अगर कांग्रेस इसी तरह से चुनाव हारती चली गई
तो उसके राज्यसभा में जो उसकी सदस्य संख्या है वो भी लगातार घटती जाएगी। लिहाजा लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कांग्रेस के वास्तव में कांग्रेस के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है और इसके लिए एक ठोस पहलकदमी की जरूरत है। छोटे छोटे आंदोलन बहुत हो चुके, लेकिन 5 तारीख से जो आंदोलन मनरेगा को लेकर के कांग्रेस शुरू करने जा रही है, अगर उसमें पूरा संगठन एकजुट होकर के सड़क पर नहीं उतरता है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल उनसे मिलने जाएंगे? आप उनसे अपेक्षा अगर करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखना होगा और अपनी सांगठनिक मजबूती को धार देनी पड़ेगी। बिना उसके आप कोई आंदोलन भी इस तरह से खड़ा नहीं कर पाएंगे जिसका प्रभाव राज्यों के चुनाव पर और लोकसभा के चुनाव पर 2029 में पड़ सके। बात चल रही है, कई कार्यकारी अध्यक्ष 2-2, 3-3 कार्यकारी अध्यक्षों की भी बात चल रही है। ये फार्मूला राज्यों में अपनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में तो अपनाया ही गया था। तो क्या उसी फार्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएंगे? जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को अगर इस देश में सत्ता के माध्यम, सत्ता की कुंजी हासिल करनी है, तो उसके लिए संगठन में फेरबदल करना ही पड़ेगा और किसी व्यक्ति विशेष को शक्ति का पुंज बना देना पार्टी को पंगु बना देने जैसा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें, मगर वीडियो को पूरा देख करके अपने विचारों से अवगत जरूर करावें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।